नमस्कार दोस्तों। आप और मैं मिलकर रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमने अभी पुराने कई सारे अपने व्याख्यान में पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग रीतिकाल के नामकरण, उसका सीमा निर्धारण, परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमियाँ, उसकी प्रवृत्तियाँ, इन सब पर हमने अध्ययन किया। आगे चलकर हम लोग रीतिकाल के प्रमुख काव्य धाराओं पर आकर टिके हुए थे। तो जो मतलब रीतिकाल के काव्य के स्वरूप को समझते हुए, तो रीतिकाल के काव्य स्वरूप को समझते हुए उसकी जो विविध धाराएं हैं, उसमें मूलतः जो 3 भाग हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो हमने जो इसका सबसे प्रमुख वर्ग है रीतिबद्ध काव्य धारा, इस पर हमने बारीक अध्ययन किया है और समझने की कोशिश की है। अब ठीक उसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे वह है रीति सिद्ध काव्य धारा। तो आइए आप और हम मिलकर रीति सिद्ध काव्य धारा को समझने की कोशिश करते हैं। रीतिकालीन काव्य में काव्य शास्त्रीयता के रीति निरूपक तत्वों, लक्षणों और उदाहरणों का प्रयोग कर आचारत्व को उद्देश्य बनाकर कुछ कवि रचना कर्म में लगे थे। ऐसे शास्त्रीयता संपन्न कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इससे भिन्न मौलिक प्रतिभा प्रेरित कवि जो काव्यांग निरूपण से इतर शास्त्रीयता के बंधन से मुक्त विशुद्ध भाव से रचना कर रहे थे, वे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। किंतु जब काव्यांग निरूपण के रस अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि के लक्षण उदाहरण के साथ काव्य रचना किया गया हो, परंतु रीति ग्रंथ अथवा लक्षण ग्रंथ की रचना न कर मुक्तक काव्य की रचना की गई हो, तो इस श्रेणी के रचनाकार रीति सिद्ध माने गए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे मध्यम मार्ग का काव्य माना है, क्योंकि इसमें न तो लक्षण उदाहरण की आदर्शवादी परंपरा है, ना ही रीति मुक्त काव्य का स्वच्छंद भावावेग ही। इस वर्ग के कवि शास्त्र काव्यों में कवि माने गए, जो रीति से बंधे भी थे और कुछ सीमा में उससे स्वच्छंद भी। आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को 2 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम और प्रमुख वर्ग लक्षण ग्रंथकारों की, जिनकी संख्या 57 है। दूसरे वर्ग में फुटकल, श्रृंगार परक पद्यकार या अन्य प्रकार की रचना करने वाले कवियों को स्थान दिया। वास्तव में बिहारी इसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि इन्होंने रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन शुक्ल जी ने इन्हें प्रतिनिधि रीति ग्रंथकारों के वर्ग में रखा, क्योंकि इनका काव्य लक्षणानुसारी है। इस तरह बिहारी प्रतिनिधि कवि के रूप में रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में ही आचार्य शुक्ल द्वारा दर्ज कर दिए गए। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ऐसे रीतिपरक लक्षणानुसारी पद्यकार, जिन्होंने किसी मानक रीति ग्रंथ की रचना न की हो, उनके स्थान को सुनिश्चित करते हुए एक स्वतंत्र वर्ग की स्थापना कर दी। आचार्य मिश्र ने इस वर्ग के कवि की कसौटी स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल ही की है, पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप में अपनी रचनाएं रची हैं। आगे चलकर कहते हैं, तथा इस प्रकार के कवियों को जो रीति विरुद्ध नहीं और लक्षण ग्रंथ से ऐसे भी नहीं बंधे कि तिल भर भी उससे हट न सके, भले ही वे रीति की परंपरा को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाते हों, रीति सिद्ध कवि कहना चाहिए। आचार्य मिश्र के उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि काव्यांग निरूपण, लक्षण उदाहरण, अलंकार रस ध्वनि एवं नायक नायिका भेद जैसे काव्य शास्त्रीयता का
जिस कवि को पूर्णतः ज्ञान हो, साथ ही उसकी रचना में इस परिपाटी का समुचित प्रयोग हो। किंतु ऐसे दक्ष कवि न तो कोई रीति ग्रंथ की रचना करे, न ही अपने मुक्तक काव्य में रीतिबद्धता की पूर्ण जकड़न स्वीकारे। ऐसे रचनाकार को रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि माना गया है। वास्तव में रीति सिद्ध कवि आचार्य या कवि शिक्षक होना अपना उद्देश्य नहीं मानते थे, बल्कि अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन में इनकी मूल अभिरुचि थी। इनके काव्य में स्वानुभूति की प्रधानता एवं उत्कृष्ट अलंकृत शैली मिलती है। रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत एवं प्राकृत आदि के मुक्तक परंपरा से प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण किया। रीति सिद्ध कवियों की काव्य दृष्टि भी तत्कालीन सामंती परिवेश से ही निर्मित है। इसी के प्रभावानुसार रीति सिद्ध काव्य भी विलासिता प्रधान रही एवं नारी और उसका आकर्षण ही केंद्र बिंदु रहा। किंतु रीतिबद्ध धारा की अपेक्षा इसका काव्य पटल ज्यादा विस्तृत एवं उद्देश्य व्यापक था। रीति सिद्ध काव्य धारा में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशस्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति के आलंबन उद्दीपक रूपों का भी उत्कृष्ट वर्णन प्राप्त होता है। रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि बिहारी हैं। रीति काल में जिनका अतुलनीय महत्व दर्शाने के लिए ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को सर्वथा भिन्न काव्य धारा की स्थापना करनी पड़ी। वास्तव में संपूर्ण रीतिकालीन काव्य बिहारी के अक्षय कृति से कीर्तिमान है। मित्रों, एक बात मैं रुककर आपको कहना चाह रही हूँ कि आपने अभी जाना कि रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है और रीति मुक्त काव्य धारा क्या है। रीतिबद्ध काव्य धारा वह है जो काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुकूल लिखी गई थी। पूरी तरह से काव्यांग, निरूपण, लक्षण, उदाहरण, जितने भी तरह के रस, अलंकार, ये जो संप्रदाय थे, इन सब का प्रयोग करते हुए, रीतिबद्ध तरीके से प्रयोग करते हुए जब रचना हो रही थी, तब हम इसे रीतिबद्ध काव्य धारा कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी कवि हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, इस पर हमने बारीक अध्ययन कर लिया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्क आपको बतलाना चाह रही हूँ कि जब शास्त्रीयता के परिपाटी के अनुरूप, उसके ठीक अनुकूल जब रचनाएं हो रही थी, तब हम उसे रीतिबद्ध कह रहे थे। लेकिन जब इन सारी शास्त्रीयता, रीति ग्रंथों की रचनाएं, लक्षण, उदाहरण, इन सब से इतर जब मुक्त होकर के जो उस दौर के कवि, मतलब रीति काल के होने के बावजूद जब वह रीति ग्रंथों की रचना नहीं कर रहे थे, लक्षण उदाहरण नहीं दे रहे थे, और अगर दे भी रहे थे तो वह अपनी मनमर्जी से दे रहे थे, वो बिल्कुल काव्य शास्त्रीय तरीके से नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में जो फर्क सामने आया वह था रीतिबद्ध, मतलब वे कवि जो पूर्णतया रीति के अनुरूप होकर, उसके अनुकूल होकर काव्य रच रहे थे। ठीक इससे अलग जो रीति के, ना तो रीति ग्रंथ की रचना की, उन्होंने मुक्तक काव्य रचा, उन्होंने कोई भी रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, ना ही वो आचार्य या शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ कवि थे और अपनी रचनाएं मुक्त तरीके से, मतलब रीति ग्रंथों के लक्षण, उदाहरण और काव्य शास्त्रीयता से इतर जाकर के जब वो लिख रहे थे, तब हमने उसे रीति मुक्त काव्य धारा का कवि माना। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब एक बीच की जो बात है, इसे समझना है बहुत ज़रूरी। यही मैं तब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो एक बीच की जो श्रृंखला, बीच की एक कड़ी, इन दोनों के मध्य जो एक वर्ग स्थापित किया गया, वह है रीति सिद्ध काव्य धारा।
तो ये जो रीति सिद्ध काव्य धारा है ये क्यों है, कैसे है, इसे ही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बस एक बात आप जान ले कि इस पूरे रीति काल के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आए वे थे बिहारी, और उनकी ही महिमा को पूरी तरह से गौरवान्वित करने के लिए, दर्शाने के लिए, उनकी ठीक ठीक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ही आचार्यों और हमारे हिंदी के आलोचकों, समीक्षकों को एक नई वर्ग की स्थापना करनी पड़ी, और वह है रीति सिद्ध काव्य धारा। तो इस रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत बिहारी हैं अपने अन्यतम, अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के साथ, ये बात आप जान लें। ठीक है, अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि बिहारी हैं। रीति काल में जिनका अतुलनीय महत्व दर्शाने के लिए ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को सर्वथा भिन्न काव्य धारा की स्थापना करनी पड़ी। वास्तव में संपूर्ण रीतिकालीन काव्य बिहारी के अक्षय कृति से कीर्तिमान है। इनका एकमात्र काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई उपलब्ध है, जो मुक्तक काव्य परंपरा की प्रतिनिधि रचना है। साथ ही बिहारी को अपनी एकमात्र रचना द्वारा हिंदी साहित्य में जो यश, सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वह अन्य किसी भी कवि के लिए दुर्लभ है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी पुस्तक में कहा है, बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसके 50 टीकाएं रची गईं। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। यह जो वाक्य थे ये सारे सम्मानित वाक्य आचार्य शुक्ल ने लिखे हैं बिहारी के लिए। बिहारी की साहित्यिक क्षमता अति विशिष्ट रूप से विलक्षण थी। वे दोहा और सोरठा जैसे छोटे छंद में भी पूर्ण और सजीव चित्र उकेर देते थे। बिहारी ने मुक्तक काव्य की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीति, वैराग्य, प्रशस्ति, हास्य, व्यंग सबका समावेश किया, किंतु तदयुगीन प्रभाव से श्रृंगार के विविध रूपों, नायक नायिका भेद, नखसिक, षड ऋतु और 12 मासे का वर्णन सबसे अधिक किया है। इन्होंने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन एवं अन्य अनेक रूपों में प्रयोग भी किए हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया कि बिहारी के साथ जो विशेषता जुड़ी वह क्या थी? यही विशेषता थी। इसे ध्यान से समझ लें। बस यही एकमात्र उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं रचा। रीति ग्रंथ रचने वाले क्या कहलाए? रीतिकार यानी रीतिबद्ध कवि। जो रीति ग्रंथ नहीं रचे और उन्मुक्त होकर अपनी कविताएं स्वच्छंद तरीके से लिख रहे थे वो कहलाए रीति मुक्त कवि। लेकिन ये जो बीच के सर्वोत्कृष्ट रचना करने वाले ये जो बिहारी हैं, इन्होंने अपनी मुक्तक जो दोहे सोठा जो इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने पूरी तरह से सारे लक्षणों का जो भी काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जितने भी लक्षण उदाहरण है इन सब का इस पूरी परिपाटी का उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक प्रयोग किया। लेकिन कोई भी रीति ग्रंथ इन्होंने नहीं रचा, बल्कि इनकी एकमात्र रचना कौन है? बिहारी सतसई। ठीक है, तो आगे देखिए। कुछ विद्वान बिहारी को अलंकारवादी मानते हैं, चूंकि इनके दोहों में कई कई अलंकारों को एक साथ सहज समन्वित विन्यास है, जिससे अलंकार प्रधान प्रेषणीयता प्रदर्शित होती है। कुछ लोग इन्हें शुद्ध रसवादी मानते हैं, क्योंकि बिहारी ने स्वयं सतसई के अंत में लिखा है, करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद। वहीं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने इन्हें ध्वनिवादी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को स्वच्छंद धारा में न रखकर अभिजात यानी क्लासिक वर्ग में रखा है, जो प्रायः रीतिसिद्ध कवि वर्ग ही है। इन्होंने बिहारी के मध्यम मार्गीय होने का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि इनकी कविता न तो रीतिबद्ध कवियों की तरह पूर्णतः निर्वैयक्तिक है, ना ही रीति मुक्त कवियों की तरह वैयक्तिक।
ध्यान दीजिए, बिहारी के लिए कह रहे हैं, बिहारी की कविता न तो रीतिबद्ध कवियों की तरह पूर्णतः निर्वैयक्तिक है, ना ही रीति मुक्त कवियों की तरह वैयक्तिक ही, बल्कि इनमें दोनों तत्व घुले मिले हैं। अतः इस पूरी व्याख्या विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वप्रतिष्ठित स्थापित कवि बिहारी की भाषा और भाव वंजना की क्षमता ही ऐसी थी कि आचार्य शुक्ल को इन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों के वर्ग से हटकर रीतिकाल के ग्रंथकार कवियों में स्थान देना पड़ा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को केवल इनके लिए एक अलग विशेष वर्ग की कल्पना करनी पड़ी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी यद्यपि रीति मुक्त कवियों में इन्हें परिगणित किया, पर स्वच्छंद कवियों में नहीं बल्कि क्लासिक अभिजात वर्ग में रखा। उन्होंने एकमात्र बिहारी को ही इस वर्ग का प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया। अतः बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के आदित्य, अद्भुत और विलक्षण सितारा बनकर हिंदी साहित्याकाश पर सदा जगमगाते रहेंगे। ये था हमारा रीतिसिद्ध काव्य धारा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे समझ पा रहे होंगे। रीतिसिद्ध काव्य धारा के आदित्य, अप्रतिम, अद्भुत, चमत्कारपूर्ण लिखने वाले और हमारे जो कवि हैं बिहारी, इनको आप समझ पाए होंगे, इनकी महत्ता को समझ पाए होंगे, क्योंकि इनकी महत्ता को दर्शाने के लिए ही मैंने अभी जैसा आपको बताया कि हमारे आचार्य समीक्षकों को एक नई श्रेणी की रचना करनी पड़ी, एक वर्ग स्थापित करना पड़ा रीति सिद्ध कवि का, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी उत्तम थी, इतनी सर्वोत्कृष्ट थी कि इसे न तो हम सिर्फ रूढ़िबद्ध तरीके से लिखी गई रीतिबद्ध कविताओं में रख सकते थे, ना ही बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण, कई बार काव्यशास्त्रीय पैमानों पर, परिपाटी पर बहुत त्रुटिपूर्ण होने वाली स्थितियों में जो आ जाती है हमारी स्वच्छंद धारा की, मुक्त धारा की कविताएं, उसमें भी वो उनको स्थान नहीं दे सकते थे। उनकी महत्ता इतनी अद्भुत थी। तो इसलिए रीतिसिद्ध काव्य धारा बिहारी को लेकर गढ़ा गया और सच भी यही है कि इन्हें न तो हम रीतिबद्ध काव्य धारा में रखकर सीमित कर सकते थे और ना ही रीति मुक्त काव्य धारा में रखकर इनकी शास्त्रीयता को कम कर सकते थे, क्योंकि इनके अंदर काव्य शास्त्रीयता की जो पूरी समझ थी वह इतनी व्यापक थी कि उसे किसी भी तरह से कमतर करके नहीं आंका जा सकता था। तो रीति सिद्ध कवि के मुख्य प्रमुख सर्वोत्कृष्ट कवि हमारे बिहारी हैं, और वह सिर्फ और सिर्फ रीति सिद्ध के ही नहीं होते हैं। रीति सिद्ध के एकमात्र आदित्य कवि होने के साथ साथ वे पूरे रीतिकाल के अद्भुत कवि ठहरते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। अभी मैं एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मित्रों, आप एक बात जान लें कि ये जो तिथियां हैं, क्योंकि मैं बार बार क्लासरूम में भी आपसे कहती रही हूँ कि इन तिथियों को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, बहुत निश्चित होकर के, एकदम सुनिश्चित तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये थोड़े से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अपने रेफरेंसेस लिए हैं, उनका अपना अलग आकलन, विश्लेषण, रिसर्च रहा है। तो उसके तरह से अलग अलग ग्रंथकारों के, अलग अलग आलोचकों के कुछ भिन्न हो जाते हैं आगे पीछे। एक तो ये संवत वाला भी प्रॉब्लम है, संवत और ईस्वी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आप कभी संवत से समझते हैं तिथियों को, कभी आप ईस्वी से समझते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। दूसरा, जो आचार्य समीक्षक हैं, वे अलग अलग आचार्य समीक्षक अपने अपने तरीके से, अपने जो उनके शोध हैं उनके अनुसार वो इन जो हमारे पुराने कवि हैं वो आदिकाल के हों, भक्तिकाल के हों या रीतिकाल के हों, इनका सही सही तिथि बताने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और इसीलिए मैं बार बार जब भी हमारे आदरणीय पुराने रचनाकारों का जब मैं
उनके जन्म मृत्यु, उनके लेखन वर्ष के बारे में जब बताती हूँ तो अनुमानतः कहना मैं नहीं भूलती हूँ। लेकिन फिर भी आप ये बात जान लें कि जो तिथियां मैं बता रही हूँ उससे कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर आचार्य शुक्ल को मानकर चल रही हूँ तो हो सकता है आप कहीं बच्चन सिंह को देख रहे हों। अगर मैं विजेंद्र स्नातक को लेकर चल रही हूँ तो हो सकता है कि आप विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को देखकर चल रहे हों। तो फ़र्क है, आप ये बात जान लें कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़े से हेर फेर के साथ कुछ तिथियों का ऊपर नीचे होना तय है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा बड़े त्रुटि के रूप में न देखें, वो मुझसे हो या आपसे हो। हाँ, लेकिन हम दोनों ही ये कोशिश ज़रूर करें कि जो ज़्यादातर फैक्ट के नज़दीक हम पहुँचे और जितना ज़्यादा हो सके हम सही चीज़ लिख सकें। तो मेरी ये एक बातचीत है इस तिथियों को लेकर के, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले व्याख्यान में, और ये जो हमारा अगला व्याख्यान होगा वह रीति मुक्त काव्य धारा पर आधारित होगा। आज के लिए